हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी की शॉर्ट सीरीज़ हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, खाद्य प्रसंस्करण। ये काफ़ी इजी टॉपिक है और नंबर स्कोरिंग टॉपिक है। एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइए और मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं 2 से 3 वीडियो शायद आपको मिलेंगे इससे संबंधित, तो आप उन्हें अच्छे से देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने के पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर यूट्यूब पे जितने भी भारतीय यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ जिनके भी 1000 से कम सब्सक्राइबर है, प्लीज़ उनकी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन्हें यूट्यूब पर रोज़गार मिल सके, उनका चैनल मोनेटाइज हो सके। और आदि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम खाद्य प्रसंस्करण समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो जो भी खाने की चीज़ें हम पैकेट वाली खाते हैं तो आप देखें इजी रूप में तो बस वही खाद्य प्रसंस्करण होता है। मतलब जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, यानी कि जो हमें प्राथमिक उत्पाद मीन्स क्या, जो खेत से डायरेक्ट सामान जो आता है, जैसे कि गेहूं हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, और जो पशुओं से प्राप्त होता है हमें खाद्य पदार्थ, जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण की अगर हम परिभाषा या अर्थ देखें तो खाद्य प्रसंस्करण वो है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का क्या किया जाता है? रूप परिवर्तन किया जाता है, और रूप परिवर्तन के साथ ही साथ उसमें मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। यदि जैसे आप देखें एग्जाम्पल के रूप में कि गेहूं यदि मिल रहा है 20 रुपये किलो, तो खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा ही वो आटे में बदलेगा और आटे का मूल्य क्या हो जाएगा फिर? 40 से 45 रुपये किलो। ठीक है, तो यहाँ पर उसका रूप परिवर्तन हो गया गेहूं का। तो गेहूं क्या था? प्राथमिक उत्पाद था हमारा, और मूल्य वृद्धि भी हुई। जैसे कि पहले 20 रुपये किलो गेहूं था, अब आटे का मूल्य क्या हो गया? तो वो हो गया 45 से 40 रुपये किलो। ठीक है, तो यही है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण एक यांत्रिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है, और जिसमें कि खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उन्हें नए रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, यांत्रिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रिया से क्या मतलब है? जैसे कि गेहूं का एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कृषि प्रधान राज्य है और गेहूं अधिकतर सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो गेहूं की जैसे कि हम प्राथमिक रूप में उसकी क्या करेंगे? कटाई छटाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है खेतों में, तो इसलिए हो गया यांत्रिक प्रक्रिया, इसलिए इसे कहते हैं। और जैविक प्रक्रिया इसलिए जब उसको आगे और प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें उसके लिए क्या करते हैं हम? जैविक क्रियाओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमने गेहूं से अगर ब्रेड बनाया तो उसके लिए हमें क्या पड़ेगा? जैविक क्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। और रासायनिक प्रक्रिया इसलिए क्योंकि उसे पैकिंग करने में, उसे लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ केमिकल्स भी उसमें डालने पड़ेंगे। तो इसीलिए यह खाद्य प्रसंस्करण क्या है? एक यांत्रिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण के यदि एग्जाम्पल देखें तो वही देखिए, गेहूं से ब्रेड या बिस्किट बनना, आलू से चिप्स बनना। ठीक है, चिप्स तो सभी ने खाई होगी लगभग, तो वो क्या है? खाद्य प्रसंस्करण के दौरान ही वो चिप्स बनी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण के जो चरण क्या क्या हैं। तो प्राथमिक प्रसंस्करण है पहला, दूसरा है माध्यमिक प्रसंस्करण और तीसरा है तृतीयक प्रसंस्करण। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राथमिक प्रसंस्करण को। तो इसमें क्या होता है? इसमें पदार्थ, यानी कि पदार्थ से क्या मतलब? प्राथमिक कृषि उत्पाद जो है उसका भौतिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, और उसके मूल्य में भी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, यह है प्राथमिक प्रसंस्करण। अब इसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाते हैं? तो उसके अंदर सफाई की जाती है, जो वस्तु है उसकी साफ सफाई की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है, मतलब उसको छिलना वगैरह उसमें शामिल होता है, छटाई की जाती है, कंकर मिट्टी वगैरह छाट दिए जाते हैं, कोई खरपतवार हो उसके अंदर तो वो छाट दी जाती है, और पैकिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उदाहरण इसके देखें तो चावल, दाल, गेहूं, दूध, फल, सब्जी, ये सब क्या है? प्राथमिक संस्करण के प्रसंस्करण के उदाहरण है। जैसे कि चावल पैकेट वाला अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? चावल ही रहेगा, पर वो बिना चुना रहता है। ठीक है, दूध अगर देखें तो दूध ही रहेगा पैकेट में भी, है ना।
उसी प्रकार से फल सब्जियां भी आजकल पैकेट वाली आने लग गई हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, तो वो भी क्या रहती हैं, वैसी की वैसी रहती है और ना ही उनका रूप परिवर्तन होता है और ना ही उनके मूल्यों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हो गया प्राथमिक प्रसंस्करण। नेक्स्ट है माध्यमिक प्रसंस्करण। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक उत्पाद या जो वस्तु है उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आता है और उसकी विशेषताओं में भी परिवर्तन आ जाता है और साथ ही साथ उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखें यहाँ पर, तो गेहूं से आटा बनना। अब गेहूं अलग हो गया, उससे आटा जो बना है उसका स्वरूप अलग हो गया, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। दूध से दही बनना, और दूध का प्राइस अलग, दही का प्राइस अलग, है ना। और दूध से ही दही बनता है, पर क्या हम दही में दूध को पहचान सकते हैं फिर डबल से? दूध देख सकते हैं क्या उसके अंदर? नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका रूप परिवर्तन भी हो गया, उसकी विशेषताएं भी अलग अलग हो जाती है। इसी प्रकार से खाद्य उत्पाद की और मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है, तो ये कहलाता है माध्यमिक प्रसंस्करण। नेक्स्ट है तृतीयक प्रसंस्करण। तो इसमें क्या होता है, इससे प्राथमिक उत्पादों को तुरंत खाने योग्य बनाया जाता है। सबसे अधिक मूल्यवर्धन इसी प्रसंस्करण में होता है। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखें कि दूध से पनीर बनाना, गेहूं से ब्रेड या डबल रोटी बनाना, बर्गर, पेस्ट्री, केक, जूस, ये सारे इसके क्या आ जाएंगे, तृतीय प्रसंस्करण के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अब तुरंत खाने योग्य से क्या मीनिंग है, मतलब ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि एक दिन लाओ उसी दिन हमको खाना पड़े। ठीक है, पर यह है कि वैलिडिटी से कम हो जाती है। जैसे गेहूं को अगर हम स्टोर करके रखें तो हम साल भर उसे स्टोर करके रख सकते हैं, पर तृतीय प्रसंस्करण के जो उत्पाद होते हैं उन्हें हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। उन्हें उनकी वैलिडिटी कम होती है, मतलब जैसे किसी की 8 दिन हो गई, किसी की 12 दिन हो गई, किसी की 1 महीना हो गई, इस टाइप से उन उत्पादों की वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया तृतीय प्रसंस्करण। अब खाद्य प्रसंस्करण की कुछ विधियां होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी विधियां हैं, वो तो कुछ 4 विधियां यहाँ पर लिख रखी है मैंने। निर्जलीकरण, फ्रीजिंग, प्राकृतिक पदार्थों द्वारा प्रसंस्करण और रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रसंस्करण। ठीक है, तो निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण देखिए हम काफ़ी पुराने टाइम से करते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो खाद्य सामग्री होती है उसका उसमें से अतिरिक्त पानी जो है उसे सुखा लेते हैं। जैसे कि आपने दालों को सुखाते हुए देखा होगा, गेहूं को भी हम धूप लगा लेते हैं गर्मी के टाइम पर, है ना, ताकि वो बारिश में ख़राब ना हो सके, उनमें नमी ना आ सके, क्योंकि नमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें फफूंद आ जाएगी, जीवाणु उसमें अटैक करने लग जाएंगे उस चीज़ पर, है ना। इसीलिए हम निर्जलीकरण का प्रोसेस यूज़ करते हैं। और अचार डालने के पूर्व जैसे आमों को भी हम साफ़ करते हैं, उन्हें हल्का सा उसका पूरा जो पानी है उसके अंदर आम में वो निकाल देते हैं, ताकि अचार हमारा लंबे समय तक टिका रहे। तो यही होता है निर्जलीकरण। अब नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, तो फ्रीजिंग में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थों को रखते हैं ताकि उनमें जीवाणु अटैक न कर सके। अब जीवाणु जो है 5 डिग्री से 60 डिग्री के जो टेम्परेचर होता है उसके बीच में अधिक मतलब उसमें अटैक करते हैं, उसके अंदर प्रवेश, उनकी वृद्धि की जो दर है वो 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बढ़ जाती है। इसीलिए फ्रीजिंग के दौरान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उस पदार्थ को रखा जाता है ताकि उसमें जो जीवाणु है वो वृद्धि न कर सके। ठीक है, जैसे कि आइसक्रीम आपने देखा होगा कि फ्रीज में रखी रहती है, चॉकलेट रखी रहती हैं, इंस्टेंट फूड जैसे कि आजकल मार्केट में कामकाजी महिलाओं के लिए जो फूड वगैरह निकले हैं, जैसे बस घर पे जाओ, पैकेट खोलो और बस रेडी हो जाता है सामान, है ना, उस टाइप के जो खाने के पैकेट होते हैं उन्हें भी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखना पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है प्राकृतिक पदार्थों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण। तो ये भी हमारे पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। इसमें क्या होता है कि तेल, नमक और शक्कर का यूज़ करते हैं। तेल में भिगो कर रख दिया उस सामान को जिसको भी हमें सुरक्षित रखना है, या फिर इसमें नमक डाल के रख देते हैं, या फिर शक्कर के घोल में आप उस चीज़ को रख सकते हैं, तो वो काफ़ी लंबे समय तक वो पदार्थ खराब नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम तो क्या है, आपने मुरब्बा, जैसे आंवले का जो मुरब्बा घर में डालते हैं, आपने वो देखा होगा कि उसको हम चाशनी के अंदर भिगो कर रख देते हैं तो काफ़ी साल भर तक वो मुरब्बा अच्छा रहता है। आंवले की सुपारी सभी ने खाई है, तो उसमें क्या होता है
आंवले का वही, हम आंवले को सुखा कर लेते हैं और उसमें नमक वमक डाल के उसमें रख देते हैं उसको भी, तो वो भी साल भर तक ख़राब नहीं होती। अचार में भी हम ऐसे ही करते हैं, निर्जलीकरण का प्रोसेस यूज़ करके आम को क्या करते हैं हम तेल मसाले में डुबो करके रख देते हैं, तो वो भी काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है। तो ये हो गया प्राकृतिक पदार्थों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि प्राकृतिक पदार्थों द्वारा खाद्य संस्करण में किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो तेल, नमक और शक्कर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रसंस्करण। अब इसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ यूज़ करते हैं प्रसंस्करण के लिए, तो इसमें हो गया पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट और सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये 3 रासायनिक पदार्थ हैं जो कि पैकेट वाले जो फूड होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो सोडियम यहाँ सबसे अधिक यूज़ करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का, और उसके बाद यदि यूज़ होता है किसी रासायनिक का तो वो है सोडियम बेंजोएट। तो ये क्या करता है, जो पैकेट वाले फूड होते हैं उनमें फफूंदी नहीं आने देता है। सिट्रिक एसिड, तो ये 3 रासायनिक नाम हो गए, इनको याद रखना है आपको। और इसके एग्जाम्पल वही है कि सारे पैकेट बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, तो उन सभी में इन रासायनिक पदार्थों का यूज़ किया जाता है। अब खाद्य प्रसंस्करण में एक आता है फूड फोर्टिफिकेशन। क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन या खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण। अब एक्चुअली ये है क्या, तो ये चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह तत्व, आयोडीन, जिंक और विटामिन ए एवं विटामिन डी जैसे खनिज पदार्थ एवं विटामिन को जोड़ना या वृद्धि करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है फूड फोर्टिफिकेशन। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई हमारे भारत में, तो इसकी आवश्यकता इसलिए हुई है क्योंकि हमारे भारत की अधिकतर महिलाएं जो है वो एनीमिया से पीड़ित हैं, यानी कि उसमें रक्त की कमी पाई जाती है लेडीज़ों में। बच्चों में भी एनीमिया देखा जाता है, रक्त की कमी देखी जाती है, और तंत्रिका दोष बच्चों में पाया जाता है। उसके अतिरिक्त भोजन में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, पोषक तत्वों की कमी के चलते वो काफ़ी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां लोगों में न हो, इसीलिए फूड फोर्टिफिकेशन का यूज़ किया जा रहा है। तो अधिकतर लोग जैसे कि चावल, दूध, नमक, आटा, ये हर घर में लगभग यूज़ होता है, बड़े पैमाने पर लोग इनका यूज़ करते हैं। इसीलिए इन 4 चीज़ों में लौह तत्व, आयोडीन, जिंक और विटामिन ए एवं विटामिन डी की मात्रा बढ़ाई जाती है उन पदार्थों में। आटे में जैसे कि मान लो आटे में लौह तत्व मिला दिया, चावल, नमक जो हो गया उसमें आयोडीन की मात्रा बढ़ा दी। तो इस टाइप से इन सामानों में इनका प्रतिशत जो है वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो भी व्यक्ति ये सामान का खाएगा उसके अंदर अपने आप ही खाद्य पदार्थों की पूर्ति, यानी कि पोषक तत्वों की पूर्ति उसे ऑटोमेटिक हो जाएगी। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, सभी लोग खाते हैं, नमक खाते हैं सभी, आटा भी सभी यूज़ करते हैं, चावल भी सभी खाते हैं। तो लोगों को उस चीज़ का यूज़ करने के लिए उन्हें उत्साहित भी नहीं करना पड़ेगा, उन्हें समझाना भी नहीं पड़ेगा। बस जो भी सामान वो खरीद रहे हैं उसमें आप पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो ऑटोमेटिक उन लोगों में पोषक तत्वों की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यही कहलाता है फूड फोर्टिफिकेशन। अब इसके लिए मापदंड कौन तय करता है इन सब के लिए, तो उसके लिए मापदंड तय करते हैं फसाई, जो एक संस्था है जिसे कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहलाती है ये संस्था। तो इसी के द्वारा खाने पीने के जो मानक है वो तय किए जाते हैं। तो ये आप इसका नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा है ये, तो हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ ले कि फसाई का फुल फॉर्म क्या है। अब देखेंगे कि फसाई के सीईओ का क्या नाम है, तो फसाई के सीईओ जो है वो है अरुण सिंघल, और इसकी चेयरपर्सन कौन है, तो इसकी चेयरपर्सन है रीटा टियोटिया। कौन है? रीटा टियोटिया। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन आपको नहीं भूलना है। फोर्टिफिकेशन किन चीज़ों में किया जाता है, तो उनके 4 नाम याद रखने हैं, चावल, दूध, नमक, आटा
और किन तत्वों की बढ़ाई जाती है मात्रा इसमें, तो लोह तत्व, आयोडीन, जिंक और विटामिन ए, विटामिन डी की मात्रा इनमें बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब भारत जो है किन किन खाद्य सामानों में खाद्य प्रसंस्करण का काम कर रहा है। तो वो है डेयरी उत्पाद हो गए, फल सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, पोल्ट्री फार्म हो गया और मांस मछली जो है, इनमें हमारे भारत में खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। और इसकी शुरुआत अगर देखें तो 1988 से हमारे भारत में इसकी शुरुआत हुई थी खाद्य प्रसंस्करण की। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं मंत्रालय स्थापित हुआ था 1988 से, तभी से हमारे भारत में खाद्य प्रसंस्करण को महत्व दिया जा रहा है। और यदि इतिहास देखें तो इसका जो शुरुआत किया गया था खाद्य प्रसंस्करण का, वो सेनाओं के लिए किया गया था, जो कि सेना के जो लोग होते हैं वो काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित होते हैं और उन्हें खाने पीने की काफ़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। इसीलिए ये फूड प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट किया था। तो 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास ये शुरुआत हो गई थी। फिर कामकाजी महिलाएं जैसे कि जो लेडीज़ हैं घर के बाहर काम करती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर फिर फूड प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाने लगा। ठीक है, तो ये इसका इतिहास देख लिया हमने, भारत में इसके क्षेत्र देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर कौन हैं, हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। और भारत के हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। और अगर मध्य प्रदेश के अगर देखें कि तो मध्य प्रदेश में कौन है, हमारे मध्य प्रदेश में विभागीय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है ना। तो ये इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये टॉपिक एक पार्ट या आज मैं आपके लेके आई हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े अनुसंधानों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आपको दोनों इसमें काम आ जाएगा, दोनों यूनिट में। एक अनुसंधान से आपकी संबंधित एक यूनिट है तो उसमें भी काम आ जाएगा, और खाद्य प्रसंस्करण में भी आपको वो चीज़ काम आ जाएगी। तो आप उसे ज़रूर देखें। और हमारी सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो भी हम उस वीडियो में देखेंगे। और मेरे इस वीडियोज़ में चैनल पर मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जा कर के सारे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। यदि आप पे कोई काम का वीडियो हो तो आप वहाँ पर उसे ज़रूर देख लें, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।